अरे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं मानव जी, और आप ठीक पूछ रहे हैं कि ये जो सालगिरह होती है ना, ये सरकार की मई में वो अपनी उपलब्धियों की सूची गिनाते हैं कि ये किया, अपनी सफलताओं की, तो उसमें नोटबंदी किधर होती है? कभी होती ही नहीं। पहले साल में होती थी, लेकिन सब कुछ कहते हैं, 370 कहते हैं, सीएए कहते हैं, और जितनी भी बातें हैं सब कहते हैं, नोटबंदी का नाम और निशान नहीं। तो ये बताता है कि एक तरह से सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कि ये कितनी विनाशक थी, कितनी हानिकारक थी। एक तरह से ये आर्थिक हिंसा थी, एक प्रहार था इस मुल्क पर, और इसको जिसको भूला नहीं जा सकता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये एक न्यायिक एक प्रक्रिया आप लगता है समाप्त हो चुकी है, कि अब ये सियासी एक बहस हो चुकी है। ये नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो हमेशा कह रहे थे कि ये विनाशक है, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये टिप्पणी दी, ये कहा, ये आर्टिकल लिखे, ये लेख लिखे, ये कितना हानिकारक है। यहां पर जो संगठित असंगठित क्षेत्र है ये कितना बर्बाद हो चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया किस तरह जाम हो चुका था। हमारी जीडीपी जो 8.3 थी वो लुढ़क लुढ़क कर कैसे 3.7 तक आ गई। फिर जब पैंडेमिक हुआ तो वो तो बिल्कुल एक संकुचन हुआ जिसका बयान भी नहीं कर सकते। तो किस तरह जीडीपी गिर गई नोटबंदी की वजह से। किस तरह इधर पैंडेमिक से पहले ही किस तरह से बेरोजगारी जो दर था वो 45 साल में सबसे ऊंचा था, और ये सब नोटबंदी की वजह से। असंगठित क्षेत्र जहां पर 90% हमारा जो श्रम बल है वो किस तरह से उन्होंने इसको सहा, ये तो किसी की कोई बात ही नहीं कर रहा। और ये तो बात बिल्कुल सही है कि जितना पैसा था वो 15,44,000 करोड़ वो सारा बैंकों में आ गया, 99%। और नकदी का तो बोलबाला है। आप कहते थे कि यहां पर डिजिटल इकोनॉमी आएगी, और ये आफ्टर थॉट था। उस समय तो प्रधानमंत्री ने डिजिटल इकोनॉमी का बात ही नहीं किया, और बाद में जब कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोले, क्या तर्क दे, क्योंकि सब कुछ विफल हो गया है। आप गलत कह रहे हैं। एक सेकंड डॉक्टर अंशुल अभिजीत, आप गलत कह रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी नहीं कहा होगा, कैशलेस इकोनॉमी कहा गया था उस समय, याद करिए। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बार-बार कहा गया। नहीं, आप ध्यान दीजिए, डिजिटलाइजेशन का जो ये तर्क देते हैं ना बार बार कि एक आएगा, ये तो एक साल बाद उनको याद आया कि ये भी कोई असर पड़ सकता है। लेकिन मैं ये बताता हूं कि कैशलेस और डिजिटल में क्या फर्क है बताइए। नहीं, मैं बताता रहा हूं ना, मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ। भाई मानव भाई, जो कैश टू जीडीपी रेशियो, चले उन्होंने कह दिया, मान लिया कैश टू जीडीपी रेशियो कितना था, उससे पहले कैश टू जीडीपी रेशियो 12% था। नोटबंदी के बाद कुछ थोड़ा कम हुआ, वो 8% के कुछ करीब आया। अब तो पूरा है, अब तो 14% आ गया पैंडेमिक के बाद, और अब 13.7% है। तो कैशलेस इकोनॉमी कहां से हो गई? आप ये मुझे बताइए। काम करते हैं डॉक्टर अंशुल अभिजीत, मुझे काम करते हैं। नहीं, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, आप खुल के बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ये तो मान लीजिए प्रक्रिया पर आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य है। परिणामों पर मैं आपके साथ मिलकर सवाल पूछता हूं। चलिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो नोटबंदी पर मोहर नहीं लगी है, उसका इस्तकबाल नहीं हुआ है, उसको स्वीकार नहीं किया गया है। उसकी विशेषताओं के बाद, उसकी खामियों के बारे में, खूबियों के बारे में नहीं कुछ टिप्पणी दी गई। तो ये हम बात ये स्पष्ट कर लेते हैं। बार बार कहते थे ना कि संसद को बाईपास करके एक आदमी की मनमर्जी से ये फैसला रातों रात ले लिया गया। मैं ये कह रहा हूं अब तो वो छोड़ दीजिए ना कहना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई सही है, हक है उनको ये फैसला लेने का, आरबीआई के साथ मिलकर लिया है, और नियत भी सही थी, नीति भी सही थी। कम से कम इतना मान लीजिए, परिणाम हुए या नहीं हुए उस पर चलिए मिलकर बहस करते हैं। नहीं, मैं ये भी आपको ध्यान दे जाना चाहता हूं वो माननीय जज पे, जिन्होंने एक तरह से असहमति दर्ज की, और उन्होंने ये कहा, और कभी कभी जो असहमति दर्ज करता है उनका जो वक्तव्य होता है, उनका तर्क होता है, वो और भी शक्तिशाली होता है। आशुतोष से ठीक कहा, बहुत शक्तिशाली होता है, उसमें बहुत वजन होता है, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा ना, तो भाई वो रिकॉर्ड पे है कि नहीं है, वो फैसले में आया है कि नहीं आया है, ठीक है, मान लेते थे, हम सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला को हम सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जो आपत्तियां हैं वो तो कहनी होगी ना, हम बात तो कहेंगे। और ये हम नहीं कह रहे, तो अर्थशास्त्री कह रहे हैं। आप ये बार बार यूं क्यों कह रहे हैं कि ये सियासी बहस की तरह वो हो गया? जो ये आर्थिक एक फैसला था, एक आर्थिक प्रहार था, एक आर्थिक हिंसा थी इस मुल्क पर, इन यहाँ के गरीबों पर, और गरीबों पर क्या असर पड़ा, एक सवाल और, ऑल राइट, एक सवाल और, फिर आगे जा रहा हूं घनश्याम तिवारी के पास और विजय सरदाना के पास। भाई अल्टीमेटली कोई भी फैसला सही है या गलत है, इसका फैसला तो जनता की अदालत में होता है ना। याद करिए नोटबंदी के बाद लगातार बार बार बीजेपी, उसके इमीडिएटली बाद यूपी का चुनाव आया था ना 17 में,
क्या बहुमत मिला था याद करिए, 325 सीटें बीजेपी को। उसके बाद 19 का चुनाव आया ना, तो जनता की अदालत में अगर मोहर लग गई तो फिर ये आप उठाते रहिए, कहते रहिए। मानव जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी अगर आप समझेंगे कि जो लोग एक तरह से जो सरकार की नीतियां होती हैं, अगर वो वोटों में किसी तरह से बदल जाती हैं तो उन नीतियों पे मोहर लगाना होता है। वोट किसी और वजह से पड़ता है, भावनाओं से खेलने की वजह से होता है। अगर लोग सरकार नीतियों से, भावनाओं से खेले, जज्बातों से खेले तो वोट किसी और दिशा में भी पड़ सकता है। ये बहुत बार साबित हो चुका है कि लोग अपनी आर्थिक दुर्दशा को नजरअंदाज करते हुए भी वोट देते हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है। तो ये 2+2 इज नॉट 4 इन दिस केस। ये आप समझ लीजिएगा कि बहुत सारे वजह से वोट दिया जाता है, बहुत सारे समीकरण होते हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं, जज्बात होते हैं, और ये सरकार तो भावनाओं से खेलती है। ओके, हम हमेशा कहते हैं गुजरात में और क्या छोटा सा इंटरवेंशन